तुम सभी के बेन 10 के क्वेश्चंस और मैं दूंगा आंसर, क्योंकि ये है फैंस क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 34। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, खाइबर की शिप पे 2 ट्रॉफीज थी जो कि साइबरट्रोनियन ट्रांसफॉर्मर्स के ग्रीमलॉक और लॉकडाउन के पार्ट्स के जैसी लग रही थी। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, खाइबर की शिप पे जो ये दोनों ट्रॉफीज हैं वो लॉकडाउन के हुक और ग्रीमलॉक की फ्लेम स्वॉर्ड से काफी मेल खाते हैं, और वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि डेरिक जे वाइट जो कि बेन 10 ओमनिवर्स के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, वो ही ट्रांसफॉर्मर्स द एनिमेटेड सीरीज के भी आर्ट डायरेक्टर थे। तो ये काइंड ऑफ एक ईस्टर एग है ट्रांसफॉर्मर्स द एनिमेटेड सीरीज का बेन 10 में। बेन ने एलियन एक्स की फॉर्म में यूनिवर्स की एग्जैक्ट कॉपी कैसे बना दी, उसे तो सभी प्लैनेट्स के बारे में पता भी नहीं था। तो हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, बेन को हर किसी प्लैनेट के बारे में नहीं पता क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर जब यूनिवर्स तबाह हो रहा था ड्यू टू एनाइल आर्क, तो बेन ने ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे क्या चीज रखनी है क्या चीज नहीं रखनी, और वहाँ पे ये भी मैटर नहीं करता कि बेन को कितना पता है कितना नहीं पता है। उस समय वो बस हर चीज को बचाने के बारे में सोच रहा था, और सब चीजों में सारी चीजें आ जाती है ना, वो भी जो कि तुम्हें नहीं पता हो। तो इसलिए जब बेन ने पूरे यूनिवर्स को बचाने के बारे में सोचा तो वो सारे प्लैनेट्स भी उसमें इंक्लूड हो गए जिसके बारे में बेन ने कभी सुना भी नहीं था। बट ऑफ कोर्स उसमें भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी, जैसा हमने देखा कि मिस्टर स्मूदी जिसके बारे में बेन को अच्छे से पता था वो ढंग से नहीं बना पाया। यूनिवर्स रिक्रिएट होने के बाद वो थोड़ा सा बदल गया, इवन उसका टेस्ट भी। तो क्या पता और कौन कौन से छोटे मोटे चेंजेस हुए हों इस नए यूनिवर्स में एज कम्पेयर टू द पुराना यूनिवर्स। खैर वो तो अब कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो तो गया ना। क्या रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स पूरे पेट्रोपिया को जिंदा कर सकता है बिना उस रेड क्रिस्टल के? मुझे नहीं लगता, और वो इसीलिए नहीं लगता क्योंकि ओमनिट्रिक्स स्पीशीज को जिंदा कर सकता है। हमने ओमनिट्रिक्स में से जिंदा एलियंस को निकल के भागते हुए कई बार देखा है, पर ओमनिट्रिक्स पूरे के पूरे प्लैनेट को रिक्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, उस प्लैनेट की पूरी इंफॉर्मेशन जरूर होती है उसके अंदर, जैसा हमने डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में भी देखा कि एक पेट्रोपिया की कॉपी ओमनिट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो डिजिटल कॉपी है। और ओमनिट्रिक्स को वैसे भी एलियंस को प्रिजर्व करने के लिए रखा गया था, और उन्हें रिस्टोर करना फिर भी आसान है, लेकिन पूरे के पूरे प्लैनेट को रिक्रिएट कर देना ये ओमनिट्रिक्स के लिए भी काफी बड़ी बात है, और मुझे नहीं लगता कि ये वो कर सकता है। और इसीलिए टेट्रैक्स को उस रेड क्रिस्टल और सुगलाइट की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसकी मदद से वो अपने लोगों को तो जिंदा कर ही सकता था, साथ ही साथ अपने होम वर्ल्ड को भी दोबारा से बना सकता था। यानी एक तीर से 2 शिकार। अगर एलियन एक्स एक ऐसा पत्थर बना दे जिसको वो खुद भी ना उठा पाए, तो यानी ऐसी एक चीज है जो कि एलियन एक्स भी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा है तो फिर एलियन एक्स तो सबसे पावरफुल हुआ ही नहीं। ये सवाल मैंने और भी पहले कहीं सुना हुआ है, और इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तुम्हारा क्या है तुम बता देना, मैं अपना वाला बताता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, एलियन एक्स ऐसा रॉक बना सकता है, ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद भी ना उठा पाए, मतलब फिजिकली उठाने की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर एलियन एक्स ने ठान लिया कि वो ऐसा कर सकता है, वो इस पत्थर को उठा सकता है, उसकी सारी पर्सनैलिटीज मान गई, तो फिर वो ऐसा कर ही लेगा, वो उस पत्थर को उठा लेगा। मगर एलियन एक्स ने तो ऐसा पत्थर बनाया था जो कि कोई भी नहीं उठा सकता, तो फिर उसने इसे कैसे उठा लिया? ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए था उसके लिए भी। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एलियन एक्स ऐसा कर सकता है, इस बिकॉज कि एलियन एक्स की पावर ही है रियलिटी को बेंड करना, रियलिटी को रीराइट करना। पर तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में बता देना। क्या नालजियंस सेलेस्टियल सेपियंस से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं? प्लीज एक्सप्लेन करो डिटेल में। अब डिटेल में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, नालजियंस के बारे में ज्यादा चीजें हमें नहीं पता है, सिवाय इसके कि वो 25th डायमेंशनल बीइंग है, और उनके बच्चों के खिलौने भी टेक लेवल 20 के भी ऊपर के हैं। मगर मुझे लगता है कि एलियन एक्स ही यहाँ पर सुपीरियर है, वो ही ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो, अगर नालजियंस को टेक्नोलॉजी की मदद से कम्पीट करना पड़ रहा है एलियन एक्स से, जो कि सिर्फ अपने थॉट से कुछ भी बना या तबाह कर सकता है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि क्या एलियन एक्स को एज़मथ हरा सकता है? मे भी शायद वो ऐसा कोई डिवाइस बना दे जो कि सेलेस्टियल सेपियंस को नुकसान पहुंचा सके, मगर सेलेस्टियल सेपियंस अगर चाहे तो उन्हें एक झटके में मिटा सकते हैं। ये सच्चाई है। क्या कोई भी बेन के एलियन से बदबू नहीं आती स्टिंग फ्लाई की तरह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वॉर्म फायर से बहुत बदबू आती है।
इवन उसके फर्स्ट अपीयरेंस में इनकर्जन से लड़ते वक्त और भी एक दो एपिसोड्स में उसकी बदबू के बारे में बात की गई है, पर उसके बाद उन्होंने भी इसके बारे में बोलना छोड़ दिया था। इसलिए मैं भी तुम भूल गए होगे स्वैम्प फायर के बारे में। और वैसे तो गट रॉट भी सबसे बदबूदार एलियन बन सकता है, क्योंकि वो कोई भी गैस बना सकता है, तो बदबूदार गैस बना के वो बदबूदार एलियन भी बन सकता है। पर उसके अलावा मुझे और कोई बदबूदार एलियन याद नहीं आ रहा। हमें कुछ एलियन के ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं दिखाए गए, जैसे आर्टिक गुआना, स्पिटर, एलियन एक्स, नैनोमैक और शॉक स्क्वच। नैनोमैक और एलियन एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें देखने को मिला ही है। एलियन एक्स का अल्टीमेट एलियन में भले ही छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस था, लेकिन था तो सही। और नैनोमैक का भी एलियन स्वॉर्म मूवी में ये ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस ही तो हुआ। और शॉक स्क्वच का काइंड ऑफ ओमनिवर्स स्टाइल में हमने कई बार ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है अलग अलग तरह से। पर आर्टिक गुआना और स्पिटर और अपचक, डिटो, इन सब का हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को नहीं मिला। इनका अगर क्लासिक स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस होता तो बड़ा मजा आ जाता। पर हाँ, कुछ ऐसी वीडियोस है जहाँ पर फैन मेड ट्रांसफॉर्मेशन इन एलियंस के दिखाए गए हैं और वो काफी अच्छे लगे मुझे, तो उन पे भी एक वीडियो बन सकती है। मैं भी शायद उनकी रैंकिंग करते हुए, अगर उन्हें देखना चाहते हो तो लिख देना ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को कुछ लोग पसंद नहीं करते, जैसे कि इयॉन, पर उसके पास भी टाइम पावर्स है। और अगर इयॉन के पास भी टाइम पावर्स हैं तो वो प्रोफेसर पैराडॉक्स को टाइम में पीछे जाके बनने से ही क्यों नहीं रोक देते, जैसे बेन ने प्रोफेसर पैराडॉक्स के असिस्टेंट को बचाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि बेन 10 के मल्टीवर्स के कर्ता धर्ता है प्रोफेसर पैराडॉक्स, उसको मेंटेन करना उन्हीं का काम है, क्योंकि उन्होंने मल्टीवर्स को बचाया बेन के साथ मिलके, वो भी एक नहीं कई बार, और उन्होंने खुद बेन को भी बचाया है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो खुद को ऐसे ही डिफेंसलेस छोड़ देंगे? अगर इयॉन कभी टाइम में पीछे गया भी हो उन्हें बनने से रोकने के लिए, तो भी प्रोफेसर पैराडॉक्स खुद को डिफेंड करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे पूरे मल्टीवर्स का सवाल है। ब्रो, बेन 10 क्लासिक के ग्वेन 10 एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जब नो वॉच बेन उठा सपना देखकर, तो उसे ओमनिट्रिक्स के बारे में सब कुछ पता था, जैसा कि तुमने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बताया। उसने अपने मेन टाइमलाइन वाले वेरिएंट की जर्नी को एक्सपीरियंस कर लिया, जिससे उसे सारी चीजें पता चल गई। तो फिर जब उसी नो वॉच बेन को हमने ओमनिवर्स में देखा, तो फिर उसके पास ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं था, या फिर वो ओमनिट्रिक्स को देख के इतना चौक क्यों रहा था, और ना ही एलियंस को ढंग से यूज कर पा रहा था? देखो, यहाँ पे तुम्हारा सवाल ही गलत है। ग्वेन 10 वाले एपिसोड में दिखाया गया जो बेन था, जिसे सपने में सब कुछ पता चल गया था, वो बेन अलग है और नो वॉच बेन अलग है। ये दोनों ही अलग अलग टाइमलाइंस हैं। ग्वेन 10 वाले टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स है और वो बेन को नहीं मिलता, ग्वेन को मिलता है। ये है ग्वेन 10 वाले टाइमलाइन की स्टोरी। और नो वॉच बेन वाली टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कभी बनाया ही नहीं एज़बथ ने। और जब बनाया नहीं तो वो ओमनिट्रिक्स भला देगा कैसे बेन को? और जब बेन ने कभी इस टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स को देखा नहीं, वो कुछ उसके बारे में जानता नहीं, तो फिर वो ओमनिट्रिक्स को जब पहली बार देखेगा तो चौंकेगा ही ना। क्या एनाइलार्ग ने प्रोफेसर पैराडॉक्स को भी इरेज कर दिया था? और अगर नहीं तो फिर वो बचे कैसे? देखो, ये तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि वो इस धमाके में बचे या नहीं बचे, पर एक इनडायरेक्ट वे में हम ये कंफर्म मान सकते हैं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ये एनाइलार्ग का एक्सप्लोजन सरवाइव कर लिया होगा। और वो ऐसे क्योंकि ऑफिशियली ये कंफर्म्ड है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को इस धमाके के बारे में पता था, यानी उन्हें पता था कि ऐसा कोई धमाका हुआ है, एनाइलार्ग फटा है। और हमने एपिसोड के अंदर ही देखा था कि जब सारे लोग जब खत्म हो गए थे, तो जब उन्हें दोबारा से बनाया गया, तब उन्हें लग रहा था कि एनाइलार्ग तो फटा ही नहीं, ये तो फर्जी है। मगर बेन ही सिर्फ बचा था, तो उसे ही पता था कि हाँ, एनाइलार्ग असली है और वो फटा था। यानी जो बच गया उसे ही अवेयरनेस है कि एनाइलार्ग फटा है, बाकी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि एनाइलार्ग फटा भी है, वो तबाह हो गए थे, फिर उन्हें दोबारा बनाया गया। और क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स भी इस धमाके को लेके अवेयर रह चुके हैं, यानी कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो भी इसे इजिली सरवाइव कर गए होंगे। क्या एनआरजी की तरह एटॉमिक्स के पास भी एक सूट है जो कि ओमनिट्रिक्स ने उसे दिया है? मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा ये क्वेश्चन कैसे आया होगा, क्योंकि एटॉमिक्स भी एक न्यूक्लियर पावर्ड एलियन है, तो रेडिएशन एमिट करेगा तो उसे सूट की जरूरत तो पड़ेगी, है ना? पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, और इसका कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, मगर इसका भी एक इनडायरेक्ट आंसर है। और वो ऐसे कि जब डेरिक जे वाइट ने बताया कि अगर अल्टीमेट एटॉमिक्स होता तो वो कैसा होता, तो उन्होंने कहा कि वो काफी डेंजरस होगा, काफी रेडिएशन एमिट करेगा, इतना कि कोई उसके 40 फुट दूर भी नहीं आ सकता। और जब वो
इतना रेडिएशन छोड़ रहा है तो उसको एक कंटेनमेंट सूट देना पड़ेगा एनर्जी की तरह। मतलब समझे? यानी जब अल्टीमेट बनेगा तब जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं। जिससे कि ये साफ है कि ये जो एटॉमिक्स तुम्हें जैसा दिखता है वो उसकी एक्चुअल रियल बॉडी है, वो कोई कंटेनमेंट सूट नहीं है। डोरेमोन का कौन सा गैजेट ओमनिट्रिक्स को टक्कर दे सकता है? डोरेमोन के बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनमें से कईयों का तो मैं भूल ही गया हूँ नाम भी और फंक्शन भी, पर एक जो मुझे लगता है कि जो कि ओमनिट्रिक्स से भी ज्यादा पावरफुल है वो है ये टेलीफोन बूथ। क्योंकि ये कोई आम टेलीफोन बूथ नहीं है, ये रियलिटी वर्क करता है भाई, रियलिटी चेंज कर देगा। तुम इसमें जाके बोल दो कि ओमनिट्रिक्स को ही मिटा दो तो ओमनिट्रिक्स ही खत्म हो जाएगा टाइमलाइन से, खत्म। पर हाँ, लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसके चलते फिर वो वापस से अपनी पुरानी वाली टाइमलाइन मांग लेते हैं, पुराना जैसे था वैसा ही कर देते हैं। तो मे भी शायद इसका ये एल्गोरिदम हो कि इसका मिसयूज ना हो, इसलिए तुम थोड़ी देर उस झूठी रियलिटी के मजे ले लो, पर अंत में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि तुम्हें पुराना टाइम ही अच्छा लगेगा और तुम उसे ही वापस मांग लोगे। तो काइंड ऑफ इसका भी पर्पस थोड़ा सा डिफीट हो जाता है। और हाँ, एक डिक्टेटर स्विच करके भी एक गैजेट था जो कि नोबिता ने यूज किया था सबको मिटाने के लिए, आई गेस। जो भी उसे नापसंद आता था उसे वो मिटा देता था। तो यानी कि ये भी काम आ सकता है, ये भी ओमनिट्रिक्स को मिटा सकता है। क्या बेन की ओमनिट्रिक्स सिल्वर सर्फर को स्कैन कर सकती है और क्या वो सुपरमैन को भी स्कैन कर सकती है? देखो, सुपरमैन तो क्रिप्टोनियन है तो हाँ, उसे तो वो इजीली स्कैन कर लेगा और एग्जैक्ट एक क्रिप्टोनियन जैसी ही पावर्स बेन को मिल जाएंगी। मगर सिल्वर सर्फर की सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मैं समझाता हूँ। सिल्वर सर्फर बेसिकली नॉरेड रैड नाम का एक एलियन था जेन ला प्लेनेट से, जो कि नॉर्मल एक इंसान की तरह ही था। पर जब उसके प्लेनेट को इन्वेड किया गैलेक्टस ने और उसके प्लेनेट को वो खाने वाला था, तब नॉरेड रैड ने खुद को ऑफर किया गैलेक्टस को कि मेरे प्लेनेट को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। और उसके इस ऑफर को गैलेक्टस मान जाता है और नॉरेड रैड को अपना हेराल्ड बना लेता है और उसे अपनी कुछ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक पावर दे देता है, जिससे बनता है वो सिल्वर सर्फर। और अगर ओमनिट्रिक्स सिल्वर सर्फर का डीएनए स्कैन कर भी लेता है तो भी जरूरी नहीं कि बेन के पास जो सिल्वर सर्फर का डीएनए हो उसके पास भी कॉस्मिक पावर्स हो। शायद से वो एक नॉर्मल नॉरेड रैड जैसा आदमी हो, क्योंकि कॉस्मिक पावर्स तो गैलेक्टस की देन थी ना, वो कोई नेचुरल उसके पास पहले से नहीं थी। पर क्या पता भाई, ओमनिट्रिक्स सूट दे देता है, कपड़े दे देता है, तो क्या पता ये पावर्स भी दे दें उसको, क्योंकि अदरवाइज तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा ही लगेगा ना। तो इसका पॉइंट ही क्या है? तुम्हें भी शायद उस कॉस्मिक पावर्स को भी किसी तरह चैनल करके ओमनिट्रिक्स अपने अंदर स्कैन कर ले और बेन को उसमें ट्रांसफॉर्म करा पाए। और ये तब भी पॉसिबल है अगर ये कॉस्मिक पावर्स नॉरेड रैड के डीएनए के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुकी हों। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे ही बेन 10 कम्युनिटी के क्रिएटर ओवरटॉक से। क्लासिक में ओरिजिनल सीरीज के सीजन 1 में तो एक बेन का आइकॉनिक डायलॉग था, तुम वो एलियन हो जो मेरे सपने में आता है। याद आ गया होगा किस सीन का बात कर रहा हूँ मैं। तो विलगैक्स बेन के सपने में आता कैसे था? मुझे एक बार चेक करना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कई बार हुआ है, यानी बेन के सपनों में विलगैक्स कई बार आया होगा, तभी तो ये स्टेटमेंट है। बट टू माय सरप्राइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट विलगैक्स ही हमें बेन 10 क्लासिक में बहुत ही कम देखने को मिला है। फर्स्ट एपिसोड एंड देन देयर वर 10 में देखने को मिला, जहाँ पे वो अपना मुंह फुड़वा के फिर रिकवर होने बैठ गया। उसके बाद हंटेड एपिसोड में देखने को मिला, जहाँ पे भी वो रिकवर हो ही रहा था, फिर उसने टेट्रैक्स और 66 और क्रैब को भेज दिया बेन के पीछे। उसके बाद हमें वो देखने को मिलता है द अलायंस एपिसोड में, जहाँ पे वो रोजो नाम की एक सड़क छाप गुंडी, जिसपे उसके मेकाड्रॉइड ने काबू कर लिया है, उससे बात करता है और उसे बोलता है कि बेन को लाओ, बेन से ओमनिट्रिक्स छीनो, उसे मारो। और क्योंकि उस मेकाड्रॉइड को विलगैक्स से बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, इसलिए वो भी विलगैक्स से बात कर पा रही थी। और जब अपग्रेड ने उसे पोजेस किया तब अपग्रेड भी विलगैक्स से इंटरैक्ट कर पाया। पर इसके अलावा बेन के सपनों में कभी भी विलगैक्स का कोई जिक्र है ही नहीं, ना ही वो बेन के कभी सपनों में आया है। और अलायंस में तो बेन ने पहली बार टेक्निकली उसे देखा, लेकिन इन पर्सन उसने डायरेक्ट सीजन फिनाले में ही विलगैक्स को देखा है। और इसी के साथ सारे सवाल समाप्त। और क्वेश्चंस डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियोस तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।